हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ का सेट नंबर 14। और इससे पहले के सभी लेक्चर्स को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने सभी वीडियोस की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। झारखंड हिस्ट्री का भी एक अलग से एमसीक्यू सीरीज़ है, उसके वीडियोज़ को भी आप जाकर देख सकते हैं। झारखंड हिस्ट्री एमसीक्यू के नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और झारखंड जीके एमसीक्यू के नाम से भी एक अलग प्लेलिस्ट है। तो आप वहाँ झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़ के जो 13 सेट्स हैं पहले के, उन सभी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे झारखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से डैश के बीच हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि झारखंड का विस्तार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से कितने के बीच है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 डिग्री 18 मिनट के बीच। कहीं कहीं आपको ये 25 डिग्री 19 मिनट मिलेगा, तो ये दोनों ही सही है, 25 डिग्री 18 मिनट या 25 डिग्री 19 मिनट। तो इसके बीच में झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो झारखंड जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। ये आपको याद रखना है कि ये पूर्वी भाग में स्थित है भारतीय उपमहाद्वीप के। और इसके विस्तार की बात करें तो ये 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी अक्षांश। और 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अक्षांश और देशांतर तो आपको पता होगा, तो ये इनके बीच में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में ये स्थित है। और इसके अलावा झारखंड की जो उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर से दक्षिण, इसका विस्तार पूछ लिया जाता है कि ये कितने किलोमीटर है। तो ये है 380 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो ये हो जाएगा 463 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण इसका जो विस्तार है वो है 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम झारखंड का विस्तार है 463 किलोमीटर। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 डिग्री 58 मिनट। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कब झारखंड फिल्म नीति को लागू किया गया। तो यहाँ झारखंड में जो झारखंड फिल्म नीति बनाई गई है उसको कब लागू किया गया ये पूछा गया है। तो ये लागू किया गया था 2015 में। तो 2015 में झारखंड फिल्म नीति बनाई गई। या राज्य में फिल्म के निर्माण को प्रोत्साहन और यहाँ की जो लोक कला है उसको बढ़ावा देने के लिए ये झारखंड फिल्म नीति बनाई गई थी। और इसके अलावा यहाँ की जो लोक भाषाओं में फिल्मों का निर्माण हो सके, इसको प्रोत्साहन मिले, इसके लिए भी ये झारखंड फिल्म नीति बनाई गई थी और इसको लागू किया गया था 2015 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पूछा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT ये झारखंड में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है जमशेदपुर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसके अलावा जमशेदपुर में XLRI है। ये क्या है? ये है जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसके अलावा जमशेदपुर में MGM हॉस्पिटल है। MGM हॉस्पिटल यानी कि महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। और इसके अलावा जमशेदपुर में राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। और इसके अलावा जमशेदपुर में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, ये है। उसके बाद यहाँ पर टेल्को भी है, ये है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। इसके अलावा जमशेदपुर जो है इसको बोला जाता है कारखानों का शहर, कारखानों का शहर इसको बोला जाता है। और इसके अलावा इसको इस्पात नगरी भी बोला जाता है जमशेदपुर को। और इसके अलावा इसको भारत का पिट्सबर्ग भी बोला जाता है। और जमशेदपुर में जो है यहाँ पर है कीनन स्टेडियम। तो ये सभी चीज़ें जमशेदपुर से रिलेटेड हैं। और जमशेदपुर जो है ये पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है ये पूछा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जमशेदपुर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर में 16 भुजाओं वाली माँ भगवती की प्रतिमा है। तो 16 भुजाओं वाली माँ भगवती की प्रतिमा स्थित है देवड़ी मंदिर में।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये देवड़ी मंदिर जो है ये रांची ज़िले में आता है, रांची ज़िले में है, लेकिन रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर जो तमाड़ है यहाँ पर ये स्थित है। ये रांची में ही है, लेकिन रांची से 60 किलोमीटर दूर तमाड़ में ये स्थित है। और इसके अलावा यहाँ जो ये महामाया मंदिर दिया गया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये गुमला में है और इसकी स्थापना जो है राजा गजगंट राय ने की थी। जो राजा था गजगंट राय, इसने इस महामाया मंदिर को बनवाया था। तो यहाँ पूछा है कि 16 भुजाओं वाली माँ भगवती की प्रतिमा किस मंदिर में है, तो ये है देवड़ी मंदिर में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है। तो यहाँ पूछा है कि दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, तो ये जनजाति है उरांव। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और उरांव की बात करें तो ये झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत में ये चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और पहली तो आपको पता है वो संथाल है। और उरांव जो है ये कुड़ुक भाषा बोलते हैं, कुड़ुक इनकी भाषा है। और उरांव जनजाति के जो युवा गृह है उसको बोला जाता है दुमकुड़िया, युवा गृह। ये काफ़ी बार सवाल पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। युवा गृह को दुमकुड़िया बोला जाता है। और इनका जो सर्वप्रमुख देवता जो है, देवता इनका सर्वप्रमुख देवता है धर्मेश। और इसके अलावा इनके गांव का जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है महतो। और इसके अलावा ये उरांव जो है ये जनजाति द्रविड़ प्रजातीय समूह से है, द्रविड़ प्रजाति समूह। और इसके अलावा झारखंड की जो अन्य जनजातियां हैं, मतलब कि बहुत सारी जो जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजातीय समूह से है, लेकिन ये जो उरांव जनजाति है ये द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। तो यहाँ पूछा है कि दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति ये है उरांव जनजाति। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बोकारो, बराकर और कोनार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पूछा है कि ये तीनों बोकारो, बराकर और कोनार किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सहायक नदियां हैं दामोदर नदी की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दामोदर नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो होता है वो छोटा नागपुर पठार से होता है, छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। और छोटा नागपुर पठार में भी ये टोरी क्षेत्र से होता है, टोरी क्षेत्र जो लातेहार में है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी का उद्गम होता है। और इसके जो सहायक नदियां हैं वह है बोकारो, बराकर और कोनार। और इसके अलावा और भी सहायक नदियां हैं जैसे कि जमुनिया नदी, जमुनिया नदी इसकी सहायक नदी है। और इसके अलावा और एक है कतरी नदी। तो ये सभी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। और दामोदर नदी का जो मुहाना है ये हुगली नदी में है, तो ये आगे जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक और देव नदी भी कहा जाता है। और दामोदर नदी जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है और ये सबसे लंबी नदी है। और झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर, तो 290 किलोमीटर झारखंड में इसकी लंबाई है। और इसके अलावा दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है, ये सबसे लंबी नदी भी है, सबसे बड़ी नदी भी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है। तो यह क्वेश्चन में पूछा है कि बोकारो, बराकर और कोनार किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब कि यहाँ जो मेल किया गया है इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक सही मेल नहीं है। तो यहाँ इस ओर मेला दिए गए हैं, इस ओर मेले दिए गए हैं और ये जगह दिया गया कि ये मेले कहाँ लगते हैं। तो हिजला मेला जो है ये दुमका में लगता है, तो ये सही है, हिजला मेला दुमका में लगता है और ये मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। और हिजला मेला जो है कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 1890 में की गई थी। उस समय के जो अंग्रेज आयुक्त थे कास्टेयर्स, इसने इस मेले की शुरुआत की थी, ऐसा कहा जाता है हिजला मेला। तो ये सही है, ये दुमका में होता है। और इसके अलावा है बिंदु धाम मेला, ये साहिबगंज में होता है, ये भी सही है। और अगला है बुड़ई मेला, ये देवघर में लगता है, ये भी सही है। ये मेला बुड़ई पहाड़ पर लगता है इसलिए इसको बुड़ई मेला बोला जाता है, ये देवघर में, ये भी सही है। और अगला है जतराही मेला सिमडेगा, ये गलत है। जतराही मेला जो है ये चतरा में होता है, सिमडेगा में नहीं होता, ये चतरा में होता है। और सिमडेगा की बात करें
तो यहाँ पर भी मेला लगता है, यहाँ पर लगता है रामरेखा धाम, रामरेखा धाम मेला, ये सिमडेगा में होता है। और इसके अलावा गांधी मेला, गांधी मेला भी सिमडेगा में लगता है। लेकिन ये जो जतराही मेला है ये छतरा में लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही मेल नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलबल दुआरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा जलप्रपात है जिसको कि बलबल दुआरी भी बोला जाता है। तो ये होगा ऑप्शन सी, दुआरी जलप्रपात। इसको बलबल दुआरी भी बोला जाता है और ये जो है ये छतरा जिले में है, छतरा जिले में ये जलप्रपात है। और इसके अलावा यहाँ जो सभी जलप्रपात दिए गए हैं ये सभी छतरा में है। मालूदा ये भी छतरा में है, तमासीर ये भी छतरा में है, और केरीदा ये जलप्रपात भी छतरा में है। और इसके अलावा छतरा में और भी जलप्रपात हैं, जैसे कि डुमेर सुमेर जलप्रपात, डुमेर सुमेर जलप्रपात, जलप्रपात यानी कि फॉल्स। और इसके अलावा गोवा जलप्रपात भी है छतरा में ही। और इसके अलावा और है बिचकिलिया जलप्रपात, बिचकिलिया ये जलप्रपात भी छतरा में है। और इसके अलावा और है खैवा बंदारू, ये सभी लोकल नाम है। तो ये सभी जो है ये जलप्रपात सभी छतरा जिले में है। और छतरा जिले में इसके अलावा और जो फेमस चीज़ें हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर इटखोरी का भद्रकाली मंदिर है, इटखोरी भद्रकाली मंदिर ये छतरा में है। और इसके अलावा यहाँ पर कौलेश्वरी मंदिर भी है। और इसके अलावा छतरा में है कोल्हुआ पहाड़, कोल्हुआ पहाड़, तो ये सभी चीज़ें छतरा में है। और यहाँ पूछा है कि कौन सा जलप्रपात जिसको बलबल दुआरी भी बोला जाता है, तो ये है दुआरी जलप्रपात, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बंगला लिपि और बंगला भाषा के पितामह कहे जाने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जामताड़ा जिला के किस गांव में रहे थे। तो यहाँ क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं वो अपने जीवन के अंतिम 18 साल जामताड़ा जिला के किस गांव में रहे थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, करमाटांड़। ये जामताड़ा जिले के करमाटांड़ गांव में रहे थे और यहाँ पर रहकर इन्होंने जो संथाल आदिवासी थे उनकी सेवा की थी। और यहाँ पर उनका निवास स्थान था, उसका एक नाम था, ये पूछा जाता है। तो इनका निवास स्थान का जो नाम था ये था नंदन कानन। तो ये इम्पोर्टेंट है, नंदन कानन करमाटांड़ में जो कि जामताड़ा जिले में है वो इनका निवास स्थान था ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। और इन्हीं के नाम पर जो करमाटांड़ का जो स्टेशन है उसका नाम बदलकर विद्यासागर रेलवे स्टेशन किया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करमाटांड़। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टानें मुख्यतः पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआं जिलों में पाई जाती हैं। तो यहाँ चट्टानों के बारे में पूछा गया है कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआं में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो ये जो चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये झारखंड के लगभग 90% इलाके पर पाई जाती हैं। और इन चट्टानों में जो है बहुत अधिक मात्रा में खनिज होता है। तो अगर चट्टानों से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं वो झारखंड के 90% इलाके में पाई जाती हैं। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिलाओं की जो औसत साक्षरता दर है वो कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जो महिलाओं की औसत साक्षरता दर है वो कितने प्रतिशत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 55%। यहाँ 55 दिया गया है तो इसलिए ऑप्शन सी होगा 55%। और अगर इसको स्पेसिफिकली बोलें तो ये होगा 55.42%। ये झारखंड में महिलाओं की औसत साक्षरता दर है। और पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की जो औसत साक्षरता दर है वो है 76.84%। और अगर महिला और पुरुष दोनों का मिलाकर बात करें तो झारखंड की जो कुल औसत साक्षरता दर है ये है 66.41%। तो ये सभी जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। और इसी के अनुसार साक्षरता दर की दृष्टि से अगर झारखंड का देश में स्थान देखें तो वो 32वां स्थान है। झारखंड राज्य का 32वां स्थान है साक्षरता दर की दृष्टि से। जो 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी दृष्टि से ये 32वें स्थान पर है। और झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला,
सबसे कम साक्षरता दर जो है वो पाकुड़ में है, और सबसे अधिक जो है ये तो आपको पता ही होगा, ये रांची में है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि राज्य में महिलाओं की औसत साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 55। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है। तो यहाँ वधु मूल्य से क्वेश्चन है। वधु मूल्य आप लोगों को पता होगा कि झारखंड की जो जनजातियां हैं इनमें शादी में वधु मूल्य दिया जाता है वर पक्ष की ओर से। जो लड़का का पक्ष होता है वो लड़की के पक्ष वालों को वधु मूल्य देता है। तो यहाँ पूछा है कि किस जनजाति में वधु मूल्य के रूप में सुअर देने की प्रथा है, तो ये है माल पहाड़िया जनजाति में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी ज़रूरी नहीं है कि ये सभी चीज़ें होती होंगी, लेकिन ये जो पहले की प्रथा है उसके बारे में बोला गया है। तो ये होता था माल पहाड़िया जनजाति में। और माल पहाड़िया जनजाति की बात करें तो ये झारखंड की जो 8 आदिम जनजातियां हैं उनमें से एक है, और ये मुख्य रूप से संथाल परगना में पाई जाती हैं। संथाल परगना का जो राजमहल पहाड़ी इलाका वाला क्षेत्र है उन इलाके में ये बसे हैं। और माल पहाड़िया जनजाति जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजातीय समूह से है, और इनमें जो वधु मूल्य है, यहाँ हम वधु मूल्य की बात कर रहे हैं, तो इनमें जो वधु मूल्य है उसको बोला जाता है पोन या बांदी भी बोला जाता है। तो वधु मूल्य को पोन या बांदी बोला जाता है। और इसके अलावा माल पहाड़िया जो जनजाति है वो पहले शिकार, खाद्य संग्रह या झूम खेती करते थे। तो आजकल तो ये सभी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन पहले इनमें ऐसा होता था। और इनके जो प्रधान देवता हैं, इनका जो मुख्य देवता है वो है सूर्य। ये सूर्य की पूजा करते हैं। और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बीरू गोसाई जो देवता हैं इसमें किसकी पूजा की जाती है बीरू गोसाई में, तो ये पूजा की जाती है धरती माँ की। तो इनमें जो ये धरती माँ की पूजा करते हैं माल पहाड़िया, ये उनको बोलते हैं बीरू गोसाई। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माल पहाड़िया जनजाति में वधु मूल्य में सुअर देने की प्रथा थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा झारखंड के समस्या के समाधान हेतु 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पूछा है कि भारत सरकार द्वारा जो 1989 में एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से बता दूं कि 1989 में जो केंद्र सरकार थी और उस समय की जो बिहार सरकार थी, क्योंकि उस समय झारखंड नहीं बना था, तो उस समय केंद्र सरकार, बिहार सरकार और जो झारखंड अलग राज्य की मांग कर रहे थे उनके जो नेता थे, इनके बीच दिल्ली में एक बैठक हुई थी। और उस बैठक के जो अध्यक्ष थे उस समय गृह मंत्री थे बूटा सिंह। जो गृह मंत्री थे बूटा सिंह, इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी। और इसी बैठक में झारखंड विषयक समिति यानी कि यही झारखंड कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स, इसको बनाने की स्वीकृति दी गई थी। और इसी समय जब ये बना तो इसमें उस समय के जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव थे BS लाली, इनको इनका अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, BS लाली को कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भारत सरकार द्वारा जो झारखंड समस्या के समाधान हेतु 1989 में जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे BS लाली, और उस समय जो गृह मंत्री थे वो थे बूटा सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, BS लाली। अगला क्वेश्चन है, मालूटी का प्राचीन नाम क्या है। मालूटी, ये तो अभी तक आपको याद हो गया होगा, ये है मंदिरों का गांव। मंदिरों का गांव बोला जाता है मालूटी को। ये दुमका जिले में है। और यहाँ पूछा है कि इसका प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम था मल्लाहाटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मल्लाहाटी। बाद में ये मालूटी हो गया। और इसको मंदिरों का गांव बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर 108 मंदिर हुआ करते थे। और यहाँ जो 108 मंदिर थे इनमें एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर सभी होते थे। तो इसीलिए मालूटी को मंदिरों का गांव बोला जाता था। और यहाँ इसका प्राचीन नाम पूछा गया है, तो ये है मल्लाहाटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि झारखंड में जो बारिश होती है वो कौन से मानसून से होती है, मुख्यतः कौन से मानसून से झारखंड में बारिश होती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो झारखंड में जो मुख्यतः बारिश होती है
वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो दोनों शाखाएं हैं, दोनों शाखाओं से बारिश होती है। इसकी दोनों शाखाओं में एक है बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, और इसकी दूसरी शाखा है अरब सागर की शाखा। तो यहाँ दोनों शाखाओं से बारिश होती है, और मुख्यतः जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होती है। तो यहाँ इसका आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? तो यहाँ पूछा है कि झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपको पता होगा झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं, और इनमें से जो सबसे छोटा प्रमंडल है वो है पलामू प्रमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत केवल 3 जिले हैं, और इस प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो है मेदिनीनगर। मेदिनीनगर पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है, और इसमें केवल 3 जिले हैं। 3 जिले हैं कौन कौन से? पलामू, लातेहार और गढ़वा। और इसके अलावा अगर सबसे बड़ा प्रमंडल की बात करें तो होगा उत्तरी छोटानागपुर। ये सबसे बड़ा प्रमंडल है, इसके अंतर्गत है 7 जिले। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर है ये संथाल परगना, इसके अंतर्गत है 6 जिले। और तीसरे नंबर पर है दक्षिणी छोटानागपुर। दक्षिणी छोटानागपुर जो प्रमंडल है इसके अंतर्गत है 5 जिले। और उसके बाद और एक प्रमंडल है कोल्हान प्रमंडल, इसके अंतर्गत भी 3 जिले हैं। तो कोल्हान और पलामू प्रमंडल दोनों में 3-3 जिले हैं, और पलामू प्रमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल है, और सबसे बड़ा है उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, इसमें 7 जिले हैं। तो यहाँ सबसे छोटा पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पलामू प्रमंडल। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की डोकरा शिल्प कला का संबंध किससे है? तो यहाँ पूछा है डोकरा शिल्प कला के बारे में। तो डोकरा शिल्प कला का संबंध जो है वो धातु से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस शिल्प कला में जो है तांबा, जस्ता और टिन आदि धातुओं का जो मिश्रण बनाया जाता है, और उसकी ढलाई से मूर्तियाँ, बर्तन व जो रोजमर्रा के जो और भी सामान होते हैं वो सभी चीज़ें बनाई जाती है। और इस प्रक्रिया में मोम का भी इस्तेमाल किया जाता है इस ढोकरा शिल्प कला में। और ढोकरा शिल्प कला झारखंड में मेनली दुमका में है, दुमका। और यहाँ पर जो एक गांव है जग्गूडी, जग्गूडी गांव में ये डोकरा शिल्पकला अभी भी पाई जाती है, और इसका संबंध है धातु से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजकीय मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राजकीय मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र के बारे में पूछा है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है रांची में, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये जो राजकीय मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र है इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और ये रांची में है। और इसके अलावा और एक राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र है, वो है सरायकेला में। जो सरायकेला खरसुआं जिला है वहाँ पर सरायकेला में राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर राजकीय मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र के बारे में पूछा है। यहाँ पर ये मानभूम है, लेकिन सरायकेला में राजकीय छौ नृत्य कला केंद्र है। और छौ नृत्य कला की बात करें तो हाल ही में यानी कि पिछले साल 2020 में छौ नृत्य से संबंधित झारखंड के जो सरायकेला निवासी हैं गुरु शशाधर आचार्य, इनको पद्मश्री दिया गया था। इनको छौ नृत्य में पद्मश्री दिया गया था 2020 का, मतलब कि इनको 2020 का कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया था, और ये छौ नृत्य से संबंधित थे। और आपको बता दूं कि सरायकेला से ये छौ नृत्य के 7वें गुरु हैं, मतलब कि 7वें व्यक्ति हैं जिनको कि पद्मश्री दिया जा रहा है छौ नृत्य से संबंधित। इसके अलावा और भी जो 6 लोग थे वो भी छौ नृत्य से ही संबंधित थे, और उन लोगों को भी यानी कि उन 6 लोगों को भी पद्मश्री दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर राजकीय मानभूम छौ नृत्य कला केंद्र के बारे में पूछा है, तो ये रांची में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम गैर आदिवासी नेता कौन था जिसने अलग राज्य हेतु 1954 में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था? तो यहाँ पूछा है कि वो कौन सा प्रथम गैर आदिवासी नेता था जिसने झारखंड अलग राज्य हेतु 1954 में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था। तो ये थे राम नारायण सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और जो राम नारायण सिंह है
इसको शेरे छोटानागपुर भी बोला जाता है, शेरे छोटानागपुर भी इनको बोला जाता है, और इनको छोटानागपुर केसरी भी बोला जाता है, छोटानागपुर केसरी। और ये जो छोटानागपुर केसरी की उपाधि है ये इनको गांधी जी ने दी थी। 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन था उस दौरान गांधी जी ने राम नारायण सिंह को छोटानागपुर केसरी कहा था। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है 1911 में रांची से डैश रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पूछा है कि 1911 में रांची से कहाँ तक रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। तो ये हुआ था लोहरदगा तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची से लोहरदगा तक रेल मार्ग का निर्माण 1911 में हुआ था। यानी कि 1911 में रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी रांची से लोहरदगा तक की। और झारखंड में रेलवे की शुरुआत की बात करें तो झारखंड में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1871 में। और इसके अलावा झारखंड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है धनबाद रेलवे डिवीज़न के बारे में, धनबाद रेलवे डिवीज़न के बारे में। इसके बारे में ये पूछा जाता है कि ये किस जोन में स्थित है। जो रेलवे के जो जोन होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि झारखंड का जो धनबाद रेलवे डिवीज़न है ये किस जोन में आता है। तो ये आपको याद रखना है, ये पूर्व मध्य रेलवे जोन में आता है, पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत ये आता है। ये है आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ये आपको ध्यान में रखना है। और धनबाद रेलवे डिवीज़न का जो निर्माण हुआ था या इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1951 में। और यहाँ पूछा है कि 1911 में रांची से कहाँ तक रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। तो ये हुआ था लोहरदगा तक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये झारखंड टॉक नाम से है। और इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जोहार।